यस सर, आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत। आप लोग कैसे हैं? सेहत सबकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छी बात है। अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों को पता है नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने जमा करवानी है। किसी ने कोई शुरू किया है करना या अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और करेगा? खोल के देखिए, किसी ने कोशिश की है कुछ उसको अटेम्प्ट करने की? किसी ने अभी तक नहीं खोल के देखी? सर की है, कर ली है। कर लिए, चलें। एक बंदे ने पूरी क्लास में लगता है कि की है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज़ भी होगा, असाइनमेंट सेशन भी होगा, ठीक है? तो पिछले जितने टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं उनको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, तैयार करके आइएगा। यहीं पे ऑनलाइन आप लोग जिस तरह पिछले सेमेस्टर क्विज़ वगैरह देते रहे हैं उसी तरह से क्विज़ असाइनमेंट सेशन दोनों होंगे, ठीक है, अगली क्लास में। उसमें जो हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और जो आपके सारे असाइनमेंट के टॉपिक्स थे, ठीक है ना, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। जो लोग अभी नहीं आए हुए उनको भी बाद में बता दीजिएगा, ठीक है? किसी की पिछली क्लास से कोई क्वेश्चंस हैं या सब समझ आ गया था? चलें, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की, जिसमें कि हमने आखिर में बात कंक्लूड की थी स्टैंडर्ड डेविएशन पे और कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस पे, अगर आप लोगों को याद हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर एक दफ़ा मैं दोबारा यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ कि हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है कैलकुलेट कैसे की जाती है किसी डेटा सेट की, तो उसमें आप डेटा सेट के हर पॉइंट का डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालते हैं, उसको आप स्क्वायर करते हैं और फिर आप उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ -1 से डिवाइड कर देते हैं। सही है, ऐसा ही था। ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन थी। और भी हमने इसको सिर्फ ज़ाहिर है कि स्टैंड अलोन देखा था। इसकी मैंने ऐसे आपको बताया था कि एक आप जब मेजर ऑफ लोकेशन निकालते हैं, मसलन आप मीन निकाल लें, उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करके डेटा सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी तरह से। लेकिन अभी हमने डिटेल में नहीं देखा था कि ये आप कैसे करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम मेजर्स ऑफ लोकेशन और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को इकट्ठे इस्तेमाल करके डेटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या डेटा सेट्स के एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अचीव डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उनमें से एक जो बिल्कुल बेसिक मेजर था वो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था, जिससे आप ये डिटरमिन करते थे कि आपका डेटा जो है वो सिमेट्रिक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, सिमेट्रिक है या नहीं है। स्क्यूनेस को हमने डिटेल में देखा था, और स्क्यूनेस के हमारे पास दो कोफिशिएंट्स थे। एक जो कि आपके पास मीन और मोड का इस्तेमाल करता था स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट, और दूसरा कोफिशिएंट जो था वो इसी तरह से मीन को मीडियन के साथ कंपेयर करता था और फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से आप नॉर्मलाइज करते थे। इनका हमने फ़र्क ये देखा था कि ज़ाहिर है मोड एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हर डेटा सेट का ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, या हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा मोड आए एक डेटा सेट के, ठीक है? तो इसलिए हम एक सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी डिस्क्राइब करते हैं, ताकि अगर आपके पास मोड अवेलेबल ना हो तो फिर उस केस में आप मीन और मीडियन की मदद से स्क्यूनेस को डिफाइन कर सकें। तो आखिर में हमने सिर्फ इनकी लास्ट टाइम वो देखी थी, डेफिनेशंस देखी थी, इसको हमने एक तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो लेट सपोज अब अभी एग्जांपल करें जिसमें आपको डेटा सेट के ये मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं ये बताए गए हैं। मेजर्स ऑफ लोकेशन, आपके पास आपको मीन बताया गया है, डेटा सेट का मीन क्या है, आपको डेटा सेट का मीडियन पता है। लेट सपोज आपका डेटा सेट जो है उसका एक ही मोड है वो भी आपको पता है, और आपको डेटा सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है। तो जिस तरह हमने पहले पिछली क्लास में देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन आप किसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की निकाल रहे थे,
तो किसी ने निकाल के आप या आपने पहले से निकाल ली किसी डेटा सेट की और आपने वो वैल्यूज़ जो हैं वो नोट कर ली। इसके बाद आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि ये डेटा स्क्यूड है या नहीं है। तो क्या ख्याल है, ये जो अभी 4 वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, सिर्फ इनको देख के कोई कैलकुलेशंस किए बगैर आप तो कुछ कह सकते हैं कि डेटा में स्क्यूनेस है या नहीं है? जी क्लास। यार अगर गलत भी बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा। जी बताइए, क्या ख्याल है कि स्क्यूड है या नहीं है? नहीं है क्यों नहीं है? सर क्योंकि मोड और मीन तकरीबन साथ ही हैं। देखिए मोड जो आपका है वो 85 है, मीन आपका 70.5 और मीडियन जो है वो उनके दरमियान कहीं लाई करता है। लास्ट टाइम हमने ये ग्राफिकल डिस्प्ले देखा था डेटा का, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास मोड मीन और मीडियन सिमेट्रिक डेटा हो तो वो सारे के सारे इक्वल आएंगे आपके पास, एक पॉइंट पे लाई करेंगे। ये लास्ट टाइम हमने फिगर सही वाली क्यों नहीं कॉपी हो रही यार, लास्ट टाइम हमने ये वाली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी जिसमें हमने स्क्यूनेस की बात की थी, और उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास डेटा सिमेट्रिक होता है तो उसमें आपके पास, जैसे डेटा सिमेट्रिक अगर ऐसे है तो जो मीन मीडियन और मोड होंगे वो सारे आपस में तीनों बराबर होंगे, ठीक है, सारे एक पॉइंट पे लाई करेंगे। और जब आपका डेटा स्क्यूड होता है तो डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव स्क्यू है या नेगेटिव स्क्यू है, आपका मोड जो है वो हाईएस्ट होगा या लोएस्ट पैरामीटर होगा, और बीच में आपके पास वो जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज लाई करेंगी। अगर मैं इसको आपके साथ शेयर करूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा कि ये हमने 3 केसेस देखे थे डेटा के, जिसमें एक आपके पास केस है जिसमें मीन मीडियन मोड जो है तीनों बराबर हैं, तो ये आपका सिमेट्रिक डेटा होता है। अब जो हमारा केस है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं कि मोड सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपके पास मीडियन की वैल्यू आ रही है और उससे छोटी आपके पास मीन की वैल्यू है। तो ये हमारे पास केस जो है ये केस बी वाला बन रहा है, जिसमें आपके पास एक नेगेटिव स्क्यूनेस आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब आपका डेटा नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि लोअर मैग्नीट्यूड पे आउटलायर्स होती हैं, और उसकी वजह से आपकी जो डेटा की अरिथमेटिक एवरेज है, जो मीन है, वो नीचे की तरफ पुल होता है। तो इंट्यूटिवली आपको ये समझ आ जानी चाहिए ये 3 पैरामीटर्स को सिर्फ इनकी वैल्यूज़ देख के कि ये डेटा स्क्यूड है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर स्क्यूड नहीं होगा तो आपकी डेटा वैल्यूज़ बहुत करीब होंगी। अभी ये ज़ाहिर है कि मीन और मोड के दरमियान आपके पास 15 यूनिट्स का डिफरेंस है, इसी तरह मीन और मीडियन के दरमियान आपके पास 5 यूनिट्स का डिफरेंस है। इसी को अब अगर आप फार्मूला के ज़रिए क्वांटिटेटिवली एवेल्यूएट करने की कोशिश करें तो फर्स्ट क्यूनेस कोफिशिएंट जो आपके पास आएगा वो ज़ाहिर है कि मीन और मोड को इस्तेमाल करता है, वो डायरेक्टली आपके पास, और ज़ाहिर है नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड करेंगे तो आप उसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जब इसको एवेल्यूएट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ाहिर आपके पास नेगेटिव आएगी, यानी कि हमने ये बात की थी लास्ट टाइम कि जो इस कोफिशिएंट का आपके पास साइन आएगा वो आपको ये बताएगा कि डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। क्योंकि आपका साइन नेगेटिव आ रहा है, तो जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि आपका मोड, या जिस तरह हमने कहा कि आपका जो मीडियन है वो मीन से बड़ा है, तो इसका मतलब कि आपके पास केस बी वाला सिनेरियो है जिसमें आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेस आनी चाहिए, तो वैसे ही आपके पास आ रही है। इसी तरह जब आप सेकंड स्क्यूनेस कोफिशिएंट इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें आप मोड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मीन और मीडियन इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपका मीन है ज़ाहिर है वो मीडियन से छोटा है, तो जब आप इवैल्यूएट करेंगे दोबारा से एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपका डेटा अभी भी ज़ाहिर है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, वही डेटा सेट है, लेकिन दोनों स्क्यूनेस कोफिशिएंट्स आपको अलग डेफिनेशन से यही बता रहे हैं कि आपका डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। ज़ाहिर है इन दोनों की डेफिनेशंस डिफरेंट हैं, एक जो है वो मोड को इस्तेमाल करता है, दूसरा मीडियन को इस्तेमाल करता है, तो इनके मैग्नीट्यूड्स में डिफरेंस आएगा। तो जब आप दो अलहदा डाटा सेट्स को कंपेयर करेंगे तो ज़ाहिर है आप एक वक्त में एक कोफिशिएंट को इस्तेमाल करके कंपेयर कर रहे होंगे, आप दोनों को आपस में
ये नहीं करेंगे कि एक डेटा सेट का सेकंड स्क्यूनेस कोएफिशिएंट कंपेयर करें और दूसरे डेटा सेट के पहले वाले के साथ, वो गलत होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चंस? सर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकते हैं? जी ऐसा हो सकता है, जैसे खास तौर पे अगर आपके पास मोड जो है वो एम्बिग्यूअस आ रहा हो, ठीक है, जैसे अगर आपके पास बाई मोडल डेटा हो तो हो सकता है कि एक मोड जो है वो कहीं नीचे लाई कर और दूसरा मोड ऊपर हो, ठीक है, जैसे हमने देखा था वो बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम प्रेफर करते हैं सेकंड स्क्यूनेस कोएफिशिएंट इस्तेमाल करना, क्योंकि जो भी आपका डेटा सेट होगा उसके मीन और मीडियन जो है वो जाहिर है कि एक ही कोई वैल्यू होगी, और वो आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये वाला मीन है या वो वाला मीन है, वो एक वैल्यू आएगी। जबकि जब आप मोड वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये इशू आता है कि आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा मोड हो, या अगर एक मोड भी हो तो हो सकता है कि आपके पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जो कि एक मोड जो है वो आपके पास बहुत छोटी मार्जिन से मोड आ रहा हो। जैसे हो सकता है, हमने कहा जैसे कि मोड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो, ठीक है, और बाकी सपोज यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं, ये 1 आ रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह का डेटा सेट हो जिसमें आपका मोड जो है वो बड़ा फाइन मार्जिन से मोड बना है, तो आप ये वाला पहला कॉफिशिएंट जो है उसको प्रेफर नहीं करेंगे। उसकी वजह यही है कि हो सकता है वो फिर आपको एक ऑपोजिट या एक इनकरेक्ट पिक्चर दे। तो प्रेफर आमतौर पे सेकंड स्क्यूनेस कॉफिशिएंट किया जाता है, क्योंकि मीडियन और जो मीन और मीडियन की डेफिनेशंस हैं उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला? यस सर। समझ आ रही है सबको? यस सर, आ रहे। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोग अपने माइंड में पिक्चर रखेंगे कि जिस तरह हमने पहले कहाँ से बात शुरू की थी, मेजर्स ऑफ लोकेशन से, कि हम देखना चाह रहे थे डेटा सेंटर्ड कहाँ पे, फिर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के डेटा स्प्रेड किस तरह का है, और अब हम इकट्ठे देख रहे हैं कि हम डेटा सेट्स को कंपेयर करना चाहेंगे आगे जाके। तो जाहिर है कि वो ज़्यादा एक आपके माइंड में लिंक बनेगा, तो आपको समझ आती रहेगी कि बात किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो अब हमारे जो मेन मेजर्स ऑफ लोकेशन है वो जाहिर है कि हमारे पास मीन, मीडियन और मोड ही है। और जो आपका प्राइमरी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी था वो हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन था, या आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जिसको आप वेरिएंस कहते हैं वो है। तो अब जो भी हम डेटा सेट्स के कंपैरिजन करेंगे वो हम इन दो सेट्स ऑफ पैरामीटर्स की मदद से करेंगे। तो हमने स्क्यूनेस की बात कर ली, इसके बाद हम आ जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या इसको आप कहते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। होता है जो एस होता है उसका यूनिट सेम होता है जो कि आपके डेटा सेट की इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अगर मेरे पास डेटा सेट था लेट्स सपोज मार्क्स का, कि लोगों के मार्क्स आए कितने, किसी क्विज में, किसी असाइनमेंट में किसी के मार्क्स आए, तो जो भी मैं मीन निकालूंगा या मीडियन निकालूंगा वो जाहिर है कि इसी डेटा सेट में से होगा, और उसके यूनिट्स वही होंगे जो कि इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के हैं। ठीक है, तो इनके यूनिट्स कंसिस्टेंट होंगे। इसी तरह हमने देखा था कि जब आप वेरिएंस निकालते हैं एस स्क्वेयर, तो उसके यूनिट्स होते हैं, जो भी एक्स आई का यूनिट होगा वो उसका स्क्वेयर यूनिट आएगा यहाँ पे। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके यूनिट्स भी वही होंगे जो कि मीन, मीडियन और सारे इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज़ के थे। सही है, तो अब अगर आप दो डेटा सेट्स अलग-अलग कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज आपने किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की, किसी मैकेनिकल डिज़ाइन कंपोनेंट की, किसी शाफ्ट की लेंथ्स मेजर की हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं और दूसरी जो है एक दूसरा बैच है जो कि एक मुख्तलिफ फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। और एक में आप जो लोग इस्तेमाल करें वो एसआई यूनिट्स इस्तेमाल करें, यानी वो शाफ्ट की जो लेंथ्स है वो मीटर्स में मेजर कर रहे हैं। दूसरा आपकी फैक्ट्री लेट सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में है जो कि अपना एक इंपीरियल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और वो फीट में लेट सपोज अपनी लेंथ्स मेजर कर रहे हैं। तो जब आप सेकंड बैच की लेट सपोज मीन और मीडियन वगैरह निकालेंगे, तो वो सारे वैल्यूज़ जो आप निकालेंगे मेजर्स ऑफ लोकेशन, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो भी उसी यूनिट में आएंगे जिसमें आपके पास क्वांटिटीज़ थी, या फिर आप सारी क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करें एसआई यूनिट्स में, जो कि ज़ाहिर है कि एक टीडीएस प्रोसेस है अगर आपके पास सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा हो। तो अब अगर आप दो ऐसे डेटा सेट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, असल यहाँ पे हम लेंथ कंपेयर करें किसी शाफ्ट की, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, आप लेंथ देख रहे हैं, लेकिन उनके यूनिट्स डिफरेंट हैं,
तो उनके लिए आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आपके पास एक डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। इसको आप कैलकुलेट करते हैं, सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं डेटा के मीन से। और जाहिर है कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन और डेटा का मीन जो है, क्योंकि वो सेम यूनिट्स में है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा आपके पास, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। तो अगर आप लेट सपोज शाफ्ट की लेंथ मेजर कर रहे थे, तो आपने एक सेट लिया जो कि मीटर्स में था, तो वो मीटर्स डिवाइडेड बाय मीटर्स आपके पास एक लेंथ ही की डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी। जिस तरह फ्लूइड्स के अंदर आप रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या हीट ट्रांसफर में नसल्ट नंबर होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसीलिए कि आप अगर मुख्तलिफ सिमिलर पैरामीटर्स के डिफरेंट साइजेस पे जाएं सिस्टम्स के, जैसे CFD में आप कहते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है, अगर सिस्टम की ज्योमेट्री छोटी होगी, उसी रेनॉल्ड्स नंबर पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्लो एक बड़ी ज्योमेट्री में भी अगर सेम रेनॉल्ड्स नंबर है, दोनों में लैमिनार होगा या दोनों में टर्बुलेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका रेनॉल्ड नंबर क्या है। इसी तरह आप जब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आ गए, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और आप ये कहेंगे कि एज लॉन्ग एज आपका फिजिकल पैरामीटर सेम है, मसलन अगर मैं सिर्फ लेंथ को कंसिडर कर रहा हूँ, तो चाहे वो फीट वाली बैच था, उसका अगर मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेट्स सपोज 1 आ रहा है, और अगर मेरे पास मीटर्स वाला डेटा सेट था, उसका भी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का स्प्रेड जो है वो सेम है, अगरचे उनकी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट हमने की थी वो डिफरेंट यूनिट्स में की थी। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस समझ आ गई है कि कब इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो मतलब सिर्फ इसको देखने के लिए कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वैसे तो बहुत सिंपल आपके पास इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आप इसकी एक एग्जांपल भी देख लें कि अगर हमें पता हो, लेट सपोज आपके पास मैं आ जाता हूँ किसी पे मार्क्स वाली एग्जांपल पे, लोगों के कोई डेटा सेट है मेरे पास कि क्या मार्क्स आए, तो आउट ऑफ 10 लेट सपोज ये लोगों की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जाहिर है कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आप निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता हो और मीन भी पता हो डेटा का। तो सबसे पहले आप मीन निकाल लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन में भी मीन इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले आपको मीन निकालने की ज़रूरत है। तो आप इन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे, इनका सम मेरे आपके पास आ जाएगा 21, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं आपके पास 7, तो आपके पास जो मीन मार्क है वो आपके पास 3.0 आ गया। इसके बाद जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन के लिए आपको ज़ाहिर है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हर इंडिविजुअल यूनिट क्वांटिटी की डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना और फिर उसको स्क्वायर करना। तो अगर मैं अपनी आसानी के लिए एक टेबल बना लूँ, टेबुलर फॉर्म में ये वैल्यूज़ नोट करता जाऊँ ताकि गलती का भी चांस कम होता जाए, तो सबसे पहले ज़ाहिर है मैं अपनी इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं इनको लिस्ट करता जाऊँगा, जिस तरह आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे उसी तरह से मैं यहाँ पे सिंपल एक डेटा सेट का टेबल बना रहा हूँ। मीन अब मुझे पता है कि इस डेटा सेट का 3 है, तो मैं हर यूनिट क्वांटिटी को पहले उस मीन में से उसका डेविएशन निकालता जाऊंगा। तो पहले की -1, इसी तरह 0, -1, 2, -2 और 3। अब आप देखिए कि मैंने बिल्कुल रैंडम डेटा सेट से स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन अगर वही बात जो हमने लास्ट क्लास में की थी कि अगर आप डायरेक्टली डेविएशंस फ्रॉम द मीन को सम करेंगे, तो ये आमतौर पे हमेशा आपके पास 0 आएगा। इसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी डेरिवेशन के ज़रिए देखा था। तो अगर आप यहाँ पे भी इन क्वांटिटीज़ का सम करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये 0 बनेगा, क्योंकि आपके पास जो मीन होता है वो बाय डेफिनेशन इनकी अरिथमेटिक एवरेज है। लेकिन जब आप डेविएशन फ्रॉम द मीन को स्क्वायर करेंगे, तो ज़ाहिर है नेगेटिव क्वांटिटीज़ भी पॉजिटिव बनती जाती हैं, तो आपके पास वो वाला प्रॉब्लम जो है एड्रेस हो जाता है, और जो आपके पास सम आएगा डेविएशन के स्क्वायर्स का, ज़ाहिर है वो नॉन ज़ीरो आएगा, और इस केस में आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है, 10 और 3। इसके बाद अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं सिंपली इस डेविएशन के स्क्वेयर्स को डिवाइड करेंगे n-1 से, यानी कि आप ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 7-1 यानी कि 6, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इस डेटा सेट की आ जाएगी 1.83।
इस तरह से जब आप मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं या किसी भी डेटा सेट का को आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो डेटा सेट लेंगे, सबसे पहले आप उसका मीन निकालेंगे। हो सकता है अगर आपसे कहा गया हो तो आप मीडियन वगैरह भी निकालें, लेकिन आगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमेशा मीन पे काम करता है, तो आपने मीन भी निकालना होगा, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और अब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बता रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन के कितने टाइम्स है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपके जो डेटा सेट है इसकी डायमेंशनलेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास यहाँ पे 0.61 आ रहा है। तो जाहिर है कि जिस डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि उसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा बड़ा है, उसकी रेंज ज़्यादा है। अगर उसकी मीन सेम भी है दूसरे डेटा सेट से, तो उसका स्प्रेड या उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा बड़ी है। ठीक है। यस सर। चलें, अब ये तो आपके पास ज़ाहिर है एक डेटा सेट की पूरी डेटा सेट का वेरिएशन कोफिशिएंट आ गया। इसके बाद एक आपके पास पैरामीटर होता है जिसको आप कहते हैं जेड स्कोर। ठीक है, ये भी एक रिलेटिव स्टैंडिंग का पैरामीटर है, और ये हर इंडिविजुअल क्वांटिटी का, हर इंडिविजुअल जो डेटा में यूनिट क्वांटिटी है उसकी रिलेटिव स्टैंडिंग आप देखते हैं मीन के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी जो आपके पास डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल, वो ये है कि आप इसको मीन में से इसका डेविएशन देखते हैं और उसको आप नॉर्मलाइज कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट। तो ये आपके पास एक इंडिविजुअल यूनिट क्वांटिटी है। ठीक है, जो भी उस डेटा सेट में इंडिविजुअल एक यूनिट मेजरमेंट आ रही है आपके पास, उसको फिर आप डेटा के मीन से कंपेयर कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के वो कितने टाइम्स है। तो जाहिर है कि इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आप एक मेजर ऑफ लोकेशन इस्तेमाल करें और एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इस्तेमाल करके डेटा सेट का ये एक यूनिट की स्टैंडिंग को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास एक पैरामीटर ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग है, और ये हर इंडिविजुअल यूनिट के लिए अलहदा से कंप्यूट किया जाएगा। तो जिस यूनिट का जेड स्कोर बड़ा होगा, इसका मतलब जाहिर है ये होगा कि वो मीन से ज़्यादा दूर है, और अगर आपके पास जेड स्कोर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब ये है कि जो यूनिट है वो आपका मीन से नीचे लाई करता है, यानी बिलो एवरेज है। और अगर आपके पास जेड स्कोर जो है वो 0 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है वो अबव एवरेज आपकी वैल्यू लाई करती है। और अगर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू आप जिसको कंसिडर कर रहे हैं वो क्लोज टू एवरेज आपका डेटा पॉइंट लाई करता है। सही है। तो बेसिकली आप जो डेटा सेट की डेविएशन फ्रॉम द मीन है उसको एज अ फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्राइब करें, ताकि आप उसको रिलेटिव स्टैंडिंग या उसकी एक तरह से रिलेटिव मैग्नीट्यूड दोबारा से आप उसको यहाँ पे डायमेंशन लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम उसकी रिलेटिव स्टैंडिंग देख रहे हैं। याद रहे कि ये भी आपके पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर है जो न्यूमरेटर है उसमें इंडिविजुअल यूनिट का जो मतलब यूनिट हमने शुरू में पहले लेक्चर में डिफाइन किया था कि पूरे डेटा सेट में से जो एक मेजरमेंट है उसको आप एक इंडिविजुअल यूनिट कहते हैं। तो उस यूनिट का जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा, यानी कि जो आपके पास उसकी मेजरमेंट का यूनिट है हाइट में सपोज मीटर सेंटीमीटर्स वगैरह, ज़ाहिर है वो भी सेम होगा जो कि मीन का यूनिट होगा, और इसी तरह से जो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट होगा वो भी वही होगा। तो ये आपके पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं इसी एग्जांपल पे वापस जाऊं और मैं यहाँ पे जेड स्कोर निकालना चाहूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू का। ठीक है, तो मैं कहूँ कि मैं x = 2 का जेड स्कोर निकालना चाहता हूँ कि क्या है। तो मैं ज़ाहिर है कि सिंपली यहाँ पे x की जगह वो यूनिट की मेजरमेंट जो है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है, वो रिप्लेस करूँगा। मीन हम पहले से निकाल चुके हैं कि इस डेटा सेट का 3 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम पहले से निकाल चुके हैं कि 1.83 थी। तो जिस भी जैसे 3 लोग अब यहाँ पे हैं जिनकी आपके पास मार्क्स जो थे वो 2 आए थे, तो उनकी जो रिलेटिव स्टैंडिंग है वो बराबर होगी। जिस तरह हमने परसेंटाइल्स में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू पे खड़े होते हैं उन सबको हम बराबर ट्रीट करते हैं, इसी तरह जेड स्कोर भी उन सारों को बराबर ट्रीट करेगा, और उन सब का जेड स्कोर जो है वो आपके पास ये वैल्यू जब आप कंप्यूट करेंगे वो आपके पास -546.546 आ जाएगी। तो उन सब का जेड स्कोर जो है वो कॉमन होगा। इसी तरह लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जिस बंदे का 6 आया जो कि हाईएस्ट स्टैंडिंग पे, मैं उसका जेड स्कोर निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए जाहिर है कि फिर मैं
यहाँ पे जहाँ मैंने 2 पुट किया था उसकी जगह मैं 6 पुट करके, मीन ज़ाहिर है वही रहेगा, डेटा सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही रहेगी। तो अब आप देखिए कि मेरे पास जो z स्कोर आया है वो पॉजिटिव भी आया है, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे जिन लोगों के मार्क्स 2 थे वो ऑब्वियसली बिलो एवरेज लाई कर रहे थे, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन से जब आपने कंपेयर किया तो वो रिलेटिवली क्लोज थे, ठीक है, एवरेज के करीब थे। जबकि जब आपने x इक्वल 6 वाले यानी 6 मार्क्स लेने वाले बंदे के z स्कोर निकाला, रिलेटिव स्टैंडिंग का स्कोर निकाला, तो ज़ाहिर है एक तो आपके पास उस स्कोर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई। इसका मतलब ये हुआ कि वो अबव एवरेज उसने परफॉर्म किया। और दूसरा आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू x इक्वल्स 2 वाले लोग, उसका जो z स्कोर का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है। इसका मतलब कि 2 एक नंबर लाइन पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो आप समझ सकते हैं सिंपली, लेकिन अगर इसकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि एवरेज से ज़्यादा करीब थे वो लोग जिन्होंने 2 मार्क्स लिए, लेकिन 6 वाला जो था वो रिलेटिवली आउटलाइन था या फर्दर अवे फ्रॉम द मीन था। तो वो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट हमने नॉर्मलाइज किया, तो हमें पता चला कि उनका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है मीन से। और ये अब आपके पास जाहिर है कि यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैं। तो जो आपका मीन था वो आपके पास 3.0 लेट्स सपोज मार्क्स थे, और यहाँ पे जो z स्कोर आया ये यूनिटलेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी की कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। समझ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रही, खामोश बैठे हैं बस खामोशी से पीछे। अगर नहीं समझ आ रही तो बताइए ताकि ज़्यादा टाइम इस पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो समझ आ रही होगी, इसलिए बता दीजिए अगर जैसे भी है। आगे चले सर, आप आगे समझ। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके पास कुछ सर्टेन लॉज हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि डेटा जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से होगा, और अगर डेटा सर्टेन एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स फॉलो करता है तो हम कुछ कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की मदद से कि कितना परसेंटेज ऑफ डेटा सेट आपने कवर कर लिया। तो इसके लिए आपके पास दो रूल्स होते हैं जो कि आपके पास कोई डिराइव्ड एक तरह से मैथमेटिकल रूल्स नहीं हैं, ये थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस या थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये डिटरमिन किए गए हैं कि लोगों ने ये ऑब्जर्व किया स्टैटिस्टिक्स में कि ये जनरली फॉलो होते हैं। तो इनमें से एक आपके पास उसका नाम है एम्पिरिकल रूल, और दूसरा आपके पास चैबिशेव्स थ्योरम है, और इन दोनों की ज़ाहिर है कि थोड़ी सी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं और इनके थ्योरम्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो अगर आप पहले आ जाएं एम्पिरिकल रूल के ऊपर, तो ये आपके पास सबसे बेसिक रूल है जो कि गवर्न करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा वो होता है जो कि सिमेट्रिक होता है या अप्रॉक्सीमेटली बेल शेप्ड होता है। तो अगर हम इसकी पहले इसके रूल पे जाने से पहले इसकी कंडीशंस की बात करें, तो इसका पहली कंडीशन ये है कि जो डेटा है आपके पास दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली बेल शेप्ड या शुड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यानी कि आपका डेटा जो है वो स्क्यूड नहीं होना चाहिए, तब ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। तो जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि परफेक्टली सिमेट्रिक होती है उसको हम नाम देते हैं स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसकी शेप जनरली इस तरह से होती है जो कि हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि अगर आपकी एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो इस स्केल पे प्लॉटेड हों और यहाँ पे आपके पास एक फ्रीक्वेंसी स्केल हो, तो आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो मीन के अराउंड आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, और उसके बाद आपके पास एक बेल शेप की, जैसे बेल की एक आउटर कर्व होती है उस तरह की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। सेंटर पे आपके पास मीन होगा और उसके बाद दोनों साइड्स पे आपके पास एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। इसकी कुछ और भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के चैप्टर में, लेकिन जनरली उसका क्राइटेरिया ये होता है कि डेटा आपका सिमेट्रिक हो अबाउट द मीन, और ज़ाहिर जब सिमेट्रिक होगा तो उसमें स्क्यूनेस नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपका एम्पिरिकल रूल है
वो एसिमेट्रिक या स्क्यूड डेटा पे अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई टू एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। और जो इसके अंदर अभी हम बात करेंगे परसेंटेजेस की, यानी कि जो अभी आपको मैं रूल बताऊंगा वो सिर्फ आपके पास अप्रॉक्सीमेट एक तरह से एस्टिमेट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास मैथमेटिकली डिराइव्ड नहीं है रूल। तो जो भी इसकी फाइंडिंग्स हैं या जो इसका थ्योरम है वो अप्रॉक्सीमेट है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हर डेटा सेट जो है वो उसको फॉलो करे, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी, लेकिन उसके करीब करीब होगा। तो एम्पिरिकल रूल आपका ये कहता है कि इसकी जो जनरल स्टेटमेंट है कि नियरली ऑल द डेटा विल फॉल विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। ठीक है, इसको भी अगर मैं लिख दूं, नियरली ऑल द डेटा, किसी भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन सारे का सारा डेटा जो है वो मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर अंदर लाई कर रहा होगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका कोई डेटा पॉइंट ऐसा हो जो कि लाई कर रहा हो विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी कि x ऐसा हो कि वो x बार से प्लस माइनस 3 सिग्मा में लाई करे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो कोई ऐसा डेटा पॉइंट जो कि मीन से प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस पर लाई कर रहा हो, सपोज अगर वो ये लाइन बनती है और ये लाइन x माइनस 3 सिग्मा की, हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन दो लाइंस के दरमियान आपके पास ऑलमोस्ट 100% डेटा आपका कवर हो जाता है। कि कोई आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट हो तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि अगर आप ये दो बाउंड्स निकालें, अपर बाउंड आप निकालें x मीन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप सैंपल के लिए s से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप दूसरी लोअर बाउंड निकालें x मीन माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इनके दरमियान आपके पास, टू बी स्पेसिफिक, ये रूल कहता है कि 99.7% डेटा जो है वो लाई करेगा। सही हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो है इन बाउंड से बाहर लाई कर सकता है, लेकिन बहुत थोड़े ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे जो कि बाहर लाई करेंगे, यानी 1000 में से 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि इन बाउंड से भी बढ़ के दूर लाई कर रहे होंगे। और इसकी मज़ीद कुछ फाइंडिंग्स इस तरह की थी कि विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 68% ऑफ डेटा लाई करेगा। ठीक है, विद इन एक्स मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह आपके पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर अंदर 95% ऑफ डेटा मौजूद होगा, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस की हम बात कर चुके कि तकरीबन सारा डेटा जो है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के बाउंड्स के अंदर अंदर कवर हो जाता है। तो इसको अगर हम बाय फिगर देखें, वही जो ऊपर बनाई, कि आपके पास अगर ये x का स्केल है जिस पे आपकी वैल्यूज लाई करती हैं, और यहाँ पे आपका डेटा सेंटर्ड है एक मीडियन के अबाउट, तो हम ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि यहाँ पे आपके पास ज़ाहिर है x बार है, लेट्स सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है आपके डेटा सेट की, वो आप उस मीन में एक तरफ ऐड करें, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट करें। और अब आप ये कहते हैं कि जो पहली बाउंड है आपकी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस वाली, इसके अंदर आपके पास 68% डेटा जो है वो लाई कर रहा होगा। यानी कि इसको फिर आप, क्योंकि आपकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि x अगर इस तरह का हो कि मेरे पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे और अप टू मीन मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जाहिर है कि इसका हाफ जो है वो लाई कर रहा होगा, यानी कि इन बाउंड्स के अंदर मेरे पास 34% डेटा होगा। तो ये भी आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। इसी तरह जब आप बात करें 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के बाउंड्स की, तो आपके पास यहाँ पे 95% डेटा प्लस माइनस के दरमियान लाई करता है, और उसका हाफ जाहिर है 1 साइडेड आप निकाल सकते हैं।
और इसी तरह जब आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस तक जाएं तो ऑलमोस्ट आपके पास सारे का सारा जो डेटा है, डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा यूनिट्स हैं, वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि आपके पास कोई सर्टेन रेंज हो, अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर आपके पास इस क्वांटिटी के आपने मेजरमेंट्स की हैं डेटा सेट की, आपने उसका मीन वगैरह निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, अब आपसे रैंडमली पूछा जाए कि इन दो बाउंड्स के दरमियान कितना डेटा आपका लाई करेगा, तो उसके लिए अगर आपका डेटा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो कर रहा है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो आप इस रूल की मदद से डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितना डेटा आपका लाई कर रहा होगा। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देखें जिसमें हाइट्स की बात की गई है लोगों की, और उसमें आपको बताया गया है कि जो हाइट्स हैं वो फॉलो कर रही हैं इस बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अगर ये बात नहीं होगी तो फिर आपको दूसरे थ्योरम पे जाना पड़ेगा जो हम आगे देखेंगे, चेबिशेव्स थ्योरम। तो जो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एम्पिरिकल रूल है वो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल है। आपको बताया गया है कि जो हाइट्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही हैं, और आपको यहाँ पहले से उनके जो अंदर जो मेजर्स ऑफ लोकेशन और वेरिएबिलिटी हैं वो बताए गए हैं कि मीन जो है वो 69.6 इंचेस है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.4 इंचेस है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेटा सेट में से कितना परसेंटेज ऐसे होगा जिनकी हाइट 68.2 और 71 इंचेस के दरमियान लाई करी होगी। यानी अगर मैं x को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाइट को, तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास x जो है वो 68.2 इंचेस से लेके 71 इंचेस की बाउंड्स में लाई कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन समझ आ रहा सबको? यस सर। यस सर। आपकी बाउंड्स जो है वो प्रॉब्लम में डिफाइन है। अब आप जो हमने पीछे बात की थी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, सही है, बेसिकली आप उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे क्योंकि आपका जो थ्योरम है, जो ऊपर आपके पास एम्पिरिकल रूल है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से कितनी एक तरह से आपकी स्केल कितना है आपके बाउंड्स का। सही है, तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था वो स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट मीन को, या स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के अगेंस्ट नॉर्मलाइज कर रहा था। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो बाउंड है ये कितने टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से नीचे है। तो जो आपने z स्कोर निकाला था वो आपके पास ये था कि कोई भी डेटा वैल्यू मीन से कितना दूर है, उसकी डेविएशन कितनी है, और उसको आप नॉर्मलाइज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट। तो बेसिकली अब आप ये देखेंगे कि जो आपकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड है इनका z स्कोर सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो जो अगर मैं z स्कोर ऑफ लोअर बाउंड निकालूं तो वो ज़ाहिर है 68.2 माइनस आपका जो मीन बताया गया है डेटा का 69.6 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो लोअर बाउंड का z स्कोर है वो आपके पास आ जाएगा, क्या आता है, यार सामने नजर आ रहा है कितना बनता है यार? वन। माइनस -1। बिल्कुल -1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा है कि इससे बेसिकली आपको पता ये चला कि आपका जो लोअर बाउंड है, एक तो जाहिर है कि वो मीन से नीचे लाया करती है, और दूसरा ये कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर नीचे लाया करती है। तो बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि पॉइंट है आपका 68.2 वाला, वो आपके पास असल में x बार -1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे लाई करता है। ठीक है, ये आप दोबारा भी कंफर्म कर सकते हैं, आप सिंपली जो मीन है उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करें तो आपके पास ये वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो ये तो ऑब्वियसली आपको नज़र आ जाएगा। अब जाहिर है ये तो वो केस है जब आपके पास एक बड़ी क्लीन कैलकुलेशन है, ठीक है, कि वो डायरेक्टली 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे फॉल करता है। हो सकता है कि आपके पास ऐसी वैल्यू हो जो कि एक मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे आए, तो जो आपका z स्कोर आएगा, लेट सपोज आपके पास z स्कोर कोई 0.5 का आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी वो x वैल्यू थी वो असल में जो भी x वैल्यू थी वो x बार प्लस z टाइम्स s पे लाई कर रही है।
ठीक है, क्योंकि आपने सिंपली इसको रीअरेंज करें इस फॉर्मूला को, तो उससे आपको पता चल रहा है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन से कितने टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपका डेटा पॉइंट दूर है। तो आपके पास अगर z स्कोर नेगेटिव आएगा तो खुद ब खुद वो मीन से नीचे चला जाएगा, एक नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम्स आएगा। और अगर ये z स्कोर पॉजिटिव होगा, जिस तरह अभी हम अपर बाउंड के लिए अगर निकालें, तो अपर बाउंड का z स्कोर आपके पास आ जाएगा +1। ठीक है, 71.0 माइनस 69.6 डिवाइडेड बाय 1.4, और ये आपके पास +1 आता है ऑफ द अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास अपर बाउंड है 71.0, वो जाहिर है बेसिकली x बार प्लस s के बराबर है। तो अब जो आपका एम्पिरिकल रूल है वो ये कहता है कि जब आपके पास आप डेटा सेट कंसिडर कर रहे हों x बार प्लस माइनस s वाला, तो इसके अंदर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 68% डेटा आपका लाई करता है, ये आपका रूल कहता है। तो जब आपने एक दफ़ा ये डिटर्मिन कर लिया कि हमारी जो रेंज हमसे पूछी गई है वो मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो है, तो अब आप डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि आपको कहा गया बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपके 68% ऑफ मेन जितने भी हैं जिनकी आपने मेजरमेंट की है वो इस रेंज के दरमियान लाई करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने बात की थी कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि 68.2 से लेके 69.6 इंचेस के दरमियान कितना प्रोपोर्शन लाई करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोबेबिलिटी में कि आपके पास मीन से लेके लोअर बाउंड तक कितने लाई करते हैं। तो अब जाहिर है आपका जो एम्पिरिकल रूल है वो तो आपको सिर्फ प्लस माइनस की टर्म्स में बताता है कि अच्छा अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो हो तब आपके पास इतनी परसेंटेज होगा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो हो तब कितना होगा। लेकिन अब आप इंटरेस्टेड हैं एक नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो कि मीन से बराबर डिस्टेंस एक्सटेंड नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी लोअर बाउंड है ये असल में अब आपके पास x बार माइनस एस है और अपर बाउंड आपकी मीन है। तो इस केस में क्या करेंगे, जी क्लास क्या ख्याल है? सिर्फ 34 हो जाएगा, 34%। जी बिल्कुल, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपसे पूछ रहा था कि आपके पास ज़ाहिर सिमेट्रिक बाउंड्स थी, मीन से अबाउट आपके बाउंड सिमेट्रिक थी, तो आपके पास जाहिर है कि जो आपका जो एम्पिरिकल रूल है वो सिमेट्रिक बाउंड्स को बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई करता है। तो ये आपके पास रूल से आपके पास प्रोबेबिलिटी 68% आ गई थी। लेकिन जब आप वन साइडेड बाउंड में इंटरेस्टेड हैं, मीन पे आपकी बाउंड है और आप फिर उसके बाद वन साइडेड एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो जाहिर है कि हमने कहा कि ये एप्लीकेबल ही सिर्फ सिमेट्रिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो सिमेट्रिक होती है। तो फिर आपके पास जो वन साइडेड बाउंड है उसकी ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो आप कह सकते हैं कि हाफ होगी। तो इस केस के लिए आपके पास 34% प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि लोग जो हैं वो 34% ऑफ ऑल पीपल विल लाई बिटवीन 68.2 इंचेस एंड 69.6 इंचेस इन हाइट। ठीक है, अब आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा गया है, आपको प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि 95% बताएं कि ऐसी कौन सी रेंज है जिसके अंदर 95% ऑफ डेटा लाई कर रहा हो। तो अब आपको दोबारा से बताया गया है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड है, वही बात है। तो एम्पिरिकल रूल को आप देखेंगे और एम्पिरिकल रूल आपको ये कहता है कि 68% ऑफ डेटा विल लाई बिटवीन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, 95% बड़ा क्लीन आपको बताता है कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन में लाई करेगा, और इसी तरह 99.7% 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन के अंदर अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेंज में आप इंटरेस्टेड हैं वो अब विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन है। तो मीन आपको पता है कि 69.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि 1.4 इंचेस है। तो अब आप अपनी अपर और लोअर बाउंड जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हमारी जो अपर बाउंड है दैट शुड बी
द मीन प्लस 2 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा ही है। यस सर। तो ये आपके पास 72.4 इंचेस आ जाएगी, और जो आपकी लोअर बाउंड है दैट शुड बी द मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो लोअर बाउंड आपके पास 66.8 इंचेस आई बिलीव आ जाती है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि द probability that data lies between heights of people lie between 66.8 inches and 72.4 inches is 95% according to the empirical rule. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे सर ये probability, इसकी समझ नहीं आई सर, ये जो 34% है सर, ये किस तरह है सर? अच्छा देखें, आपका एम्पिरिकल रूल जो था, सबसे पहली बात कि वो अप्लाई होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं एक बेल शेप्ड कर्व फॉलो करता है, और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि वो सिमेट्रिक होती है, ठीक है, अबाउट द मीन, अबाउट एक्स बार। ठीक है, तो इस सेंटर लाइन के अबाउट जो कि मीन पे लाई करती है, इसके अबाउट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। जो आपका एम्पिरिकल रूल है वो आपको 3 चीजें बताता है कि x ऐसा हो, कोई भी आपकी ऐसी डेटा वैल्यू जो कि मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंदर लाई करे, यानी कि ये आपका मीन है, यहाँ से एक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, इन बाउंड्स के दरमियान लाई करने की डेटा की कोई पर्टिकुलर x वैल्यू लाई करने की प्रोबेबिलिटी आपको एम्पिरिकल रूल बता रहा है कि 68% है। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास डेटा जो है वो सिमेट्रिक है, मिरर्ड है इस सेंटर लाइन के अबाउट, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि x ऐसा हो जो कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे और फिर अप टू द मीन, यानी कि अब मैं आपको ये वाला एरिया पूछ रहा हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये आप डायरेक्टली पूरे का हाफ कर सकते हैं क्योंकि डेटा सिमेट्रिक है, डेटा मिरर्ड है। तो जो आपको मैंने एक केस बना के दिया था, या एक सवाल मैंने पूछा था कि आपको क्वेश्चन में पहले पूछा गया था 68.2 से 71 इंचेस, ये हमने देखा था कि वो केस था जिसमें आपके पास मीन से एक ऊपर और एक नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप पूरा जा रहे थे। फिर मैंने पूछा था कि 68.2 से 69.6 इंचेस में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमने देखा था 68.2 जो है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो है, और 69.6 आपको बताया गया था कि डेटा का मीन था। तो ये वो वाला केस था कि आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे से लेके मीन तक देख रहे थे कि कितना डेटा इसके अंदर लाई करेगा। तो इसलिए आपने जो पूरी प्रोबेबिलिटी आपको बताता है एम्पिरिकल रूल कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे से लेके एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर तक 68% होना चाहिए, उसको आपने हाफ कर दिया क्योंकि आपका डेटा मिरर्ड है, और इसलिए ये वाली प्रोबेबिलिटी 34% आई थी। ये अब समझ आई है या अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, दोबारा बता दूं? ये सर क्लियर है। अच्छा, पक्की बात है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दूं, ठीक है, अभी आप लोग बताएंगे मुझे कि मैं आपसे पूछूं कि लेट्स सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कि 66.8 इंचेस से लेके, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 66.8 इंचेस से लेके 68.2 इंचेस के दरमियान कितना डेटा लाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये किस तरह से आप लोग फाइंड करेंगे? अगर कोई स्टेप्स बताए कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? सर जेड स्कोर हम निकालेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले आप इसका z स्कोर निकालेंगे। जो भी आपको बाउंड्स दी गई हैं, सबसे पहला काम यह है कि आप उसका z स्कोर निकालें ताकि आपको ये पता चल सके कि एम्पिरिकल रूल जो है आपका
वो डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ डेटा पॉइंट्स या कोई बाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्लीन मल्टीपल ना हो, होल नंबर में मल्टीपल ना हो। तो ज़ाहिर है सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि मैं एम्पिरिकल रूल डायरेक्टली लग भी सकता है कि नहीं, क्योंकि एम्पिरिकल रूल आपको बीच के किसी मल्टीपल का कुछ नहीं बताता। उसके लिए आपके पास अगला थ्योरम है, वो आपको सिर्फ बताता है कि अगर प्योर आपके पास होल नंबर में मल्टीपल्स आए स्टैंडर्ड डेविएशन के और आपकी डेटा सिमेट्रिक हो, तब आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी हो। सबसे पहला काम ये होगा कि आप जेड स्कोर निकालें और ये डिटरमिन कर सकें कि जो आपकी बाउंड्स हैं उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीपल है कि नहीं है और कितना है। ठीक है, तो जो आपकी लोअर बाउंड है वो 66.8 है, अपर बाउंड आपकी 68.2 है। जब आप लोअर बाउंड का जेड स्कोर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये क्या बनता है, -2 -2 -2 बनता है। और जब आप इसका अपर बाउंड का जेड स्कोर निकालेंगे जो कि हम पहले देख चुके हैं, वो क्या बनता है, -1 -1 बनेगा। तो अब आप जो इंटरेस्टेड हैं, अगर मैं इन्हीं बाउंड्स को दोबारा से स्टैंडर्ड डेविएशंस की टर्म्स में लिखूं और मीन के हिसाब से लिखूं, तो बेसिकली आप इंटरेस्टेड हैं x बार -2s से लेके मीन -1 डेविएशन। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी आप किस फाइंड करना चाहते हैं, ये आप किस तरह से निकालेंगे। अगर आप अपने सर वन साइडेड प्रोबेबिलिटी देख लेंगे सर, दोनों केसेस की सर। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि आप दोनों केसेस के लिए पहले वन साइडेड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर किसी को ये क्लियर ना मतलब समझ ना आ रही हो कि हम क्यों ये कर रहे हैं, तो वो अपने समझने के लिए एक रफ सी स्कीमेटिक जिस तरह मैं यहाँ बनाता गया हूँ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बना लें, तो उनको उम्मीद है उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब आप यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नीचे बना दूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जब आप आएंगे, तो अब आप इंटरेस्टेड हैं किस रीजन में, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो ये आपका मीन है, यहाँ से आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे गए और एक और स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। अब आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब जो आपका एम्पिरिकल रूल है वो आपको ये बताता है कि यहाँ से यहाँ तक की पहले क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो कि आपको बताई गई है 68%। और आपको ये बताता है कि -2s से लेके +2s तक यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आपको पता है कि 95% है। तो अब आप जो रेड शेडेड रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं। ये अब आप निकालेंगे किस तरह से, क्या ख्याल है। सर हम डिफरेंस ले लेंगे सर दोनों की वन साइडेड प्रोबेबिलिटी का सर, लेफ्ट साइड का। जी बिल्कुल, ये कौन बोल रहे हैं, इब्राहिम जी जी, बिल्कुल सही कि आप यहाँ पे इसको रीअरेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वन साइडेड प्रोबेबिलिटीज़। तो आप यहाँ पे ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी आपके पास जिसमें से आप माइनस करेंगे वो आपके पास ये वाली होगी, ये रेंज होगी वन साइडेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो x है वो लाई कर रहा हो बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड द मीन, ये वन साइडेड प्रोबेबिलिटी होगी। ये जाहिर है कि आपके पास 95/2% होगी, मतलब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसमें से आप बेसिकली ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप वन साइडेड प्रोबेबिलिटी कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके मीन तक वो लाई कर रहा हो, ये आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को ना समझ आई हो तो बताएं, और अगर समझ आ रही है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास वन साइडेड टू स्टैंडर्ड डेविएशंस की प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली 95/2 है, और जो आपके पास वन साइडेड वन स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रोबेबिलिटी थी वो आपके पास 68/2 थी। ये अब आपको बताएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो डेटा पॉइंट है
वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो से लेके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो तक लाई करेगा। तो इसकी आपके पास आंसर आ जाएगा। ज़ाहिर है ये परसेंटेज में है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है आप यूनिटी में से निकालना चाहें, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा कि ये हम एज परसेंटेजेस, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं ये परसेंटेजेस में थी। 47.5 में से आप ज़ाहिर है 34 जो है वो माइनस करेंगे। तो जिस प्रोबेबिलिटी में आप इंटरेस्टेड थे कि आपका डेटा पॉइंट लाई करे 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो से लेके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास बाउंड्स में थी 66.8 इंचेस से लेके 68.2 इंचेस तक, ये प्रोबेबिलिटी अब आपके पास आ रही है 13.5%। तो सारे डेटा में से 13.5% ऐसा होगा अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल जो कि इन बाउंड्स के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपर बाउंड्स की तरफ जाएं तो जाहिर है वही वन साइडेड प्रोबेबिलिटी जो है एप्लीकेबल होगी इस रीजन के लिए भी। तो अगर यही मैं साइड फ्लिप करूं, क्योंकि ये आपके पास मिरर्ड वो है डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव से लेके 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव तक की बात करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी, क्योंकि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ आ गया सबको कि थोड़ा बहुत इसको मैनिपुलेट आपको करना होगा वन साइडेड प्रोबेबिलिटी, और आपको देखना है कि कौन सा रीजन आपने अचीव करना है, कौन सा रीजन सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह हमारे पास आगे जाहिर है कि अप टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें रूल बताता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 साइडेड के लिए 99.7% है। तो इसी तरह से आप वो वाली प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक कितनी है, या इस रीजन प्लस ये वाला रीजन, ये कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें आप फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी को अगर ये वाला पार्ट ना समझ आया हो तो अभी बता दें ताकि दोबारा देख लें। सही है, तो आई कैन अज्यूम कि सबको समझ आ गई है। आगे चलूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमने बात की थी एक बड़ी क्लीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपके पास जो था एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी जो कि जाहिर है बाय डेफिनेशन आपके पास सिमेट्रिक होती है। सिर्फ उसके ऊपर आपका एम्पिरिकल रूल एप्लीकेबल होता है। ये याद रखिएगा कि उसकी सबसे पहली कंडीशन ये थी कि डेटा जो है अप्रॉक्सीमेटली बेल शेप्ड हो, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हो। अगर डेटा आपके पास इस डिस्ट्रीब्यूशन शेप में नहीं होगा तो उस पर आप एम्पिरिकल रूल नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या जिस तरह हमने देखा कि एम्पिरिकल रूल आपको डायरेक्टली बता रहा था कि सिर्फ एज अ होल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, अगर आप उसके दरमियान किसी वैल्यू पे निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी क्या है, या आपका डेटा सेट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो उसके लिए फिर आप चेबिशेव्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला थ्योरम जो है ये भी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से आया है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आया है। इसकी एक डेरिवेशन मौजूद है आपकी रेफरेंस बुक के अंदर चैप्टर 4 में, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कुछ एजम्पशंस इस्तेमाल करती है। तो ये आपके पास जनरली एक एम्पिरिकल रूल ही है जो कि ऑब्जर्वेशंस पे बेस करता है, और ये एप्लीकेबल होता है लेकिन किसी भी डेटा सेट के ऊपर। तो आपकी डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसको मैटर नहीं करती। ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शेप कह देते हैं इसको। अब आपका चेबिशेव्स थ्योरम जो है वो जनरली ये कहता है कि अगर आपकी डेटा सेट का मीन जो है उसको ज़ाहिर हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करें, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हम एस से रिप्रेजेंट करें, और जेड स्कोर हम उसका देख चुके हैं जेड से रिप्रेजेंट करें। चेबिशेव्स थ्योरम ये कहता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि मीन से एक z टाइम्स एक जनरल, अब ये होल नंबर नहीं है, एक जनरल z टाइम्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/z² के से कम होगी। ठीक है, असल इसको अगर मैं इन वर्ड्स एक्सप्लेन करूं तो ये कहता है कि इफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन x बार एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन s, ठीक है, then the probability of getting a value, ठीक है, जो हम जनरल वैल्यू रिप्रेजेंट करें x से, that deviates from the mean by at least
z times the standard deviation is at least 1 divided by z square। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना डिफिकल्ट हो सकता है, ये भी हम अगर एक इमेज से देखें तो ज़्यादा समझ आ जाएगी कि आपके पास अगर एक जेनेरिक सी डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेटा जो है वो बड़ा सिमेट्रिक किस्म का हो, ठीक है, कोई आपके पास जेनेरिक सी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपके पास उस डेटा का मीन लाया कर रहा है, तो चेबिशेव्स थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं, जाहिर है कि ये मेरे पास एक एक्स स्केल है, अगर मैं इस एक्स पे जा रहा हूँ, जो कि जाहिर है स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में आप डिटरमिन कर सकते हैं कि मीन से कितना दूर है, तो ये अब हमारे पास एक जेनेरिक स्टैंडर्ड डेविएशन का पैरामीटर है, ठीक है, और इसी का मिरर दूसरी साइड पे भी एक पॉइंट होगा जो कि प्लस दैट मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करेगा। तो चेबिशेव्स थ्योरम ये कहता है कि डेटा का इस बाउंड के अंदर लाई करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर के बराबर है, या ये कि डेटा का इन बाउंड से बाहर लाई करने का ऊपर या नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको ये बताता है कि एटलीस्ट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर ऑफ डेटा lies between x यानी कि मीन प्लस माइनस z टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है, तो डेटा का इस बाउंड के अंदर लाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 माइनस 1 ओवर z स्कोर का स्क्वायर है, और इस डेटा इस बाउंड के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 ओवर z स्क्वायर से कम है। तो या तो मैक्सिमम इतनी हो सकती है या इससे कम हो सकती है, तभी यहाँ पे इनइक्वालिटी मौजूद है। तो बेसिकली जो इस ब्रैकेट के अंदर पहली इनइक्वालिटी है वो ये कह रही है कि डेटा, अब जाहिर है यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो ये मॉड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस मीन से नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर या नीचे सिमेट्रिक बाउंड्स का आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और ये जब आप मॉड यहाँ पे लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि आप इससे नीचे से लेके ऊपर तक उस मिरर्ड बाउंड के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पहली इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि ये आपके बाउंड्स डिफाइन कर रहा है कि मीन से z टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो और मीन से z टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन अबव, ये आपकी बाउंड्स हो गई। अब इनसे बाहर, क्योंकि अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब आप इनसे बाहर जा रहे हैं। आपका अगर मॉड इससे बड़ा है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ दैट वैल्यू फ्रॉम द मीन, डेविएशन ऑफ दैट वैल्यू फ्रॉम द मीन अगर इस पैरामीटर से बड़ी है इन मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये है कि अब आप इन बाउंड से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली ब्रैकेट का ये मतलब है, और अब आपको ये बता रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी कि आप इन बाउंड से बाहर जाएं वो 1 ओवर जेड स्क्वायर से कम है या मैक्सिमम उसके बराबर है, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, और कन्वर्सली जाहिर है इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि फिर इन बाउंड्स के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो जाहिर है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जाहिर है 100% या एज अ फ्रैक्शन जो है वो 1 होगी, यूनिटी होगी। तो इस डेटा का इस बाउंड के अंदर लाई करने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने ये इस थ्योरम के एक्सप्रेशन से ये अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारा डेटा जो है इन बाउंड्स के अंदर हम देखना चाह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी एटलीस्ट वैल्यू 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर होगी या इससे बड़ी हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर अगर आप इस बाउंड से बाहर जा रहे हैं कि इस बाउंड से बाहर कितना डेटा होगा तो वो 1 ओवर जेड स्क्वायर से कम या मैक्सिमम इसके बराबर होगा, ठीक है। अब इसके अगर आप स्पेशल केसेस डिराइव करें, ठीक है, तो स्पेशल केसेस से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह एम्पिरिकल रूल में हम कह रहे थे कि हम होल नंबर्स देख रहे थे, तो हम जो जेड स्कोर था वो सिर्फ होल नंबर्स देख रहे थे 1 2 3। अगर आप ये केसेस डिराइव करें तो चेबिशेव्स रूल जाहिर है कि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा दूसरी डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस पे भी एप्लीकेबल है।
तो अगर आप यही डेफिनेशन इस्तेमाल करें और इससे आप z इक्वल्स 2 पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि x जो है वो प्लस माइनस 2s के अंदर अंदर कितना लाई करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अंदर लाई करने की, तो वो जाहिर है 1/1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर है। तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 जो आपका डेटा है वो 2s के अंदर अंदर लाई करेगा। तो जो आपका एम्पिरिकल रूल था वो यहाँ पे 95% कह रहा था, जो आपका चेबिशेव्स रूल है वो कहता है कि 75% डेटा एटलीस्ट, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, विल लाई विद इन दिस बाउंड। तो अब आपके पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, इसलिए आपके पास यहाँ पे बाउंड्स भी इन दो थ्योरम्स की डिफरेंट हैं। तो ये जो चेबिशेव्स थ्योरम है ये आपके पास किसी भी जेनेरिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल है, और जाहिर है जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू की हैं। तो जो एम्पिरिकल रूल कहता है 95% वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। इसी तरह अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करें तो वो आपके पास 1 माइनस 1/3 स्क्वायर होगा, यानी कि ये बेसिकली आपके पास 8/9 फ्रैक्शन ऑफ द डेटा विल लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस, और ये आपके पास आ जाती है इन डेसिमल प्लेसेस 88.9%। ये चेबिशेव्स थ्योरम कहता है, और एम्पिरिकल थ्योरम आपका कह रहा था 99.7% डेटा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन बाउंड्स के अंदर लाई करेगा। तो चेबिशेव्स थ्योरम थोड़ा सा उन बाउंड्स को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन फिर ये एप्लीकेबल होता है किसी भी जेनेरिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के लिए। तो ये इसका हमारे पास फायदा होता है, ठीक है। और जाहिर है कि अब अगर मेरे पास z स्कोर जो है वो होल नंबर ना हो, लेट्स सपोज 1.5 हो या कोई भी बीच की वैल्यू हो, तो अब भी मैं डायरेक्टली जो है ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। सिंपली मैंने वो z की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो अब मैं बीच के भी कोई बाउंड्स जो हैं उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ कि मेरा कितना डेटा इसके अंदर होगा, या कन्वर्सली अगर मैं डायरेक्टली 1/z² वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करूँ तो ये वो डेटा बाहर होने की प्रोबेबिलिटी होगी। सही है, यहाँ तक क्लियर है? सर तो अगर इसकी मैं यहाँ पे इमेज कॉपी करूँ तो बेसिकली आपका चेबिशेव्स थ्योरम आपको ये बता रहा है कि आपके पास डेटा की इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यही बाउंड जो भी मैंने जिस तरह आपको जनरली दिखाई कि आपके पास 2s से लेके -2s से लेके +2s तक लाई करने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 75% है। तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/z² होता है। तो एटलीस्ट आपके पास 75% डेटा जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस की बाउंड्स के अंदर लाई करेगा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दो मुख्तलिफ नोटेशंस हैं, ये जाहिर है सैम्पल के लिए हम बात कर चुके हैं और नीचे वाली पॉपुलेशन के लिए। तो ऊपर वाली सैम्पल के लिए है, नीचे वाली पॉपुलेशन के लिए है, लेकिन जो थ्योरम्स हैं आपके वो दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। और इसी तरह 3s में आपके पास एटलीस्ट 88.9% है। तो जो आपका एम्पिरिकल रूल कह रहा था जिसकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिक थी, इसको अगर मैं यहाँ पे साथ कंपैरिजन के लिए प्लॉट करूँ, तो अगर आपकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिक हो अबाउट द मीन, उसके लिए आप डायरेक्टली एम्पिरिकल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उसमें ज़्यादा एक्यूरेट है। उसमें आपके पास ये एटलीस्ट वाली बात नहीं होती। तो एम्पिरिकल रूल ये कह रहा था कि ये वाली जो परसेंटेज होगी ये आपके पास 95% होगी अप्रॉक्सीमेटली, और इसी तरह 3s वाली अप्रॉक्सीमेटली 99.7% होगी। तो अगर आपको पता हो कि आपका डेटा बेल शेप्ड है, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो आप एम्पिरिकल रूल पे जाएं, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू बताएगी, जबकि आपका चेबिशेव्स थ्योरम एक रेंज बता रहा है कि अब ग्रेटर देन इक्वल टू 75% है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लीन ना हो, सिमेट्रिक ना हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तब आपके लिए चेबिशेव्स थ्योरम हेल्पफुल होता है। सही है। अब यहाँ पे इसकी हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। जो आपका पहला प्रॉब्लम है उसमें आपको बताया गया है कि डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दूं जिसमें आपके पास डेटा सेट से आप स्टार्ट करें, उसके आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद निकालें, फिर उसके बाद आगे आपसे उसको एनालाइज करने का भी कहा जाए। तो ऐसा भी केस हो सकता है, या फिर इस तरह का सवाल हो सकता है कि आपको पहले से उसकी मेजर्स ऑफ लोकेशन वेरिएबिलिटी बताए गए हैं और अब आपसे कहा जा रहा है कि उसको वैल्यूएट करें,
ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको उसके मेजर्स ऑफ लोकेशन और सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। ठीक है, और आपको बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उस सैंपल के अंदर कितनी थी। अब आपसे पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वैल्यूज जो है इस इंटरवल के अंदर लाई करें। ठीक है, जब आपसे पूछ रहा है कितनी प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूज इसके अंदर लाई करती हैं, तो अब आप प्रोबेबिलिटी ही ज़ाहिर अप्लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पे नहीं बताया गया कि डेटा आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जो हमने पिछली एग्जांपल देखी थी उसमें एक्सप्लिसिटली बताया गया था कि डेटा नॉर्मल या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसलिए हमने एम्पिरिकल रूल इस्तेमाल किया था। अब आपको नहीं बताया गया, अब आप चेबिशेव थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ज़ाहिर आपकी बाउंड्स हैं, वो आपने क्लियरली डिफाइन करनी है कि आपने इन बाउंड्स के अंदर ऑपरेट करना है। इसके बाद जिस तरह आपने पिछली दफ़ा देखा था, आपने इसका z स्कोर निकालना है दोनों बाउंड्स का, क्योंकि हो सकता है अभी जिस तरह आपकी बाउंड है वो आपको नज़र आ रहा है कि सिमेट्रिक है अबाउट द मीन। ठीक है, मीन आपका 28 है, लोअर बाउंड उससे 6 नीचे, अपर बाउंड उससे 6 ऊपर है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट दोनों बाउंड्स के लिए अलग-अलग नहीं करेंगे तो हो सकता है आप वो वाला क्वेश्चन मिस कर जाएं जिसके अंदर आपको सिमेट्रिक बाउंड्स का ना पूछा गया हो, जिस तरह हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखी। तो बेहतर यही है कि आप दोनों बाउंड्स कैलकुलेट कर लें। तो आप लोअर बाउंड का z स्कोर निकालेंगे, ये आपके पास 6/3 यानी कि 2 आ गया। और इसी तरह अपर बाउंड का आप z स्कोर निकालेंगे, ये बल्कि -2 आएगा। अपर बाउंड का आप z स्कोर निकालेंगे तो वो आपके पास +2 आ जाएगा। तो बेसिकली आप इंटरेस्टेड हैं प्रोबेबिलिटी, आप -2s से लेके +2s में आपका कितना डेटा लाई करता है। क्योंकि आपका डेटा आपको नहीं बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो आप चेबिशेव थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। वो आपको ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर आपका डेटा लाई करेगा वो बराबर है 1 - 1/z² के, जहाँ पे आपका z अब आपने निकाल लिया कि 2 है। तो आप z की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, 1 - 1/4 ये आपके पास आ जाएगा 3/4 या 0.75। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है कि इस इंटरवल में आपकी वैल्यूज लाई करेंगी वो 0.75 या फिर 75% है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है जो पूछा गया लाइज आउटसाइड द इंटरवल, हाँ अच्छा ये याद रखिए कि ये इनइक्वालिटी है, अब ये एम्पिरिकल रूल की तरह इक्वालिटी नहीं है। तो ये अब आपके पास एक ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हर जगह पर। अब जब आपसे पूछा गया कि प्रोपोर्शन लाइज आउटसाइड द अबव इंटरवल, तो अब आप इंटरेस्टेड हैं बेसिकली, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि सिंपली मैं ये इसको p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्रोबेबिलिटी को, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी सिंपली 100% में से या 1 में से आप इसकी जो लाइंग इनसाइड द इंटरवल है उसकी प्रोबेबिलिटी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने चेबिशेव थ्योरम से डायरेक्टली भी देखा था कि ये आपके पास लेस देन इक्वल टू 1/z² होती है, या अगर आप इसको 1 माइनस ये करें तो जाहिर है कि ये आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली आपके पास लेस देन इक्वल टू 1/4 यानी कि लेस देन इक्वल टू 0.25 या 25%। तो ये प्रोबेबिलिटी कि कोई वैल्यू इस डेटा सेट के लिए इन बाउंड से बाहर लाई करेगी, 22, 34 से बाहर लाई करेगी, वो 25% से कम है या उसके मैक्सिमम बराबर हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल की समझ आई है सबको किस तरह से कैलकुलेट किया? यस सर। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो है ज़ाहिर सेपरेट क्वेश्चन है, उसके लिए आप किस तरह से ये कैलकुलेशन करेंगे जो उसमें कहा गया है, कोई बता सकता है? सेकंड क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? स्टैंडर्ड डिफरेंस उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से माइनस करके देख लेंगे कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस आ रही हैं।
ठीक है, सबसे पहले अपने आप पैरामीटर्स लिस्ट करेंगे। ज़ाहिर है आपको बताया गया एवरेज इनकम का मतलब ये है कि आप उसको मीन कंसिडर कर रहे हैं, वो आपको बताई गई है 35,000 है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताया गया है। अब आप हर जगह देखिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स हैं ज़ाहिर है वो मीन और इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के यूनिट से मैच करते हैं। ठीक है, जब आप सपोज इसका मैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन होता है, तो वो मेरे पास 3000 बाय 35,000 आएगा। ठीक है, तो जो यूनिट्स होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो जो भी ये क्वांटिटी आएगी, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा इसका, वो आपके पास यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो ये भी एक चीज़ दोबारा देख सकते हैं कि मतलब कोई आपके पास एक और सेट ऑफ डेटा हो जो कि लेट सपोज रुपीज़ में पाकिस्तान के घरों के आपके पास प्राइसेस हों, तो उनको आपस में आपने कंपेयर करना हो, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब आप निकालेंगे तो वो प्राइस, आपका जो फिजिकल पैरामीटर है वो प्राइस का ही रहेगा। ठीक है, मीन हो सकता है कि ज़ाहिर है डॉलर्स और रुपीज़ में बहुत डिफरेंट होगा, इसको आप रुपीज़ में कई लाख भी हो सकता है, लेकिन जब आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो उसी लिहाज से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी रुपीज़ में स्केल हुई भी होगी। जब आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी और वो डायरेक्टली कंपेरेबल होगी। अच्छा, क्वेश्चन पे जब वापस आए तो अब आपके पास पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ होम्स हैं जो कि इनकम यहाँ पे है घरों की, हाउस होल्ड्स की 25,000 से लेके 45,000 के दरमियान कमा रहे हैं। तो बेसिकली अब आपसे ये रेंज पूछी जा रही है और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि क्या है। अगेन आपको यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप चेबिशेव थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वेयर होगी। अब ये आपने गौर करना है कि आपसे क्या पूछा गया कि विद इन या आउटसाइड द इंटरवल। जिस तरह पहला पार्ट था वो विद इन का था, सेकंड पार्ट आउटसाइड का था। तो अगर विद इन का होगा तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली एक्सप्रेशन होगी, और अगर आउटसाइड का होगा तो लेस देन इक्वल टू 1 ओवर जेड स्क्वेयर वाली एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अभी हम विद इन में इंटरेस्टेड हैं, ज़ाहिर हमें जेड स्कोर निकालना है। तो जेड स्कोर ऑफ द लोअर बाउंड आप निकालेंगे 25,000 माइनस 35,000 डिवाइडेड बाय 3,000। यह आ जाएगा, क्या आता है, -3.33। तो अब आप देखिए कि आपका जो बाउंड है वो एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अपर बाउंड निकालूं तो अपर बाउंड जो आएगा वो मेरे पास 45,000 माइनस 35,000 डिवाइडेड बाई 3,000 आएगा, यानी कि 10/3। तो ये भी पॉजिटिव 3.33 आएगा। तो ये अब मेरे पास होल नंबर नहीं है। तो अगर ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता भी तो मैं इसको इंपेरिकल रूल की मदद से कुछ नहीं कह सकता था कि इसमें कितना डेटा लाई कर रहा होगा, लेकिन चेबिशेव थ्योरम से मैं अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ कि इस बाउंड के अंदर जो डेटा लाई करने की प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। याद रहे कि जब आप z स्कोर इस फॉर्मूला में यूज़ करते हैं तो वो इम्प्लिसिटली एजम्पशन ये है कि आपके पास वो मिरर्ड बाउंड्स हैं, क्योंकि जो चेबिशेव थ्योरम की डेफिनेशन थी वो मैग्नीट्यूड से आपने की थी। ठीक है ना, तो उसमें मॉड था, तो इसका मतलब ये कि वो बाउंड जो है वो दोनों तरफ बराबर है। तो अगर बाउंड बराबर नहीं है तो उसके लिए आपको दोबारा से वो वन साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी निकाल के, यानी कि इसको आप हाफ करें। हाफ आप वैसे चेबिशेव थ्योरम में डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते कि अब आपका डेटा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से, तो जनरली इसके क्वेश्चन में आपको बाउंड सिमेट्रिक दी जाएंगी। ठीक है, अगर ना सिमेट्रिक हो तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता थ्योरम। सही है, तो अभी जाहिर है कि हमारे पास जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जिस बाउंड में हम इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपकी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका मीन आ रहा है, और यहाँ से आप x बार प्लस 3.33s और ये सॉरी माइनस होगा ये वाला और ये वाला प्लस 3.33s में कंसर्न है। तो इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट 0.9098। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ होम्स क्या है, तो इसको आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करके कहेंगे कि 90.98% या इनसे ज़्यादा घर जो हैं वो इतनी इनकम अर्न कर रहे हों। तो आप कहेंगे कि एटलीस्ट 90.98% होम्स हैव एन इनकम बिटवीन 25,000 एंड 45,000। सही है, यस सर। अब आप लोग बताएं कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से, उसको अब आप लोग सॉल्व करें।
खुद सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं कि उसका सोल्यूशन क्या होता है। पाँच मिनट है आपके पास, खुद इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताइए कि इसकी आपके पास आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? नो सर। अच्छा, एक मिनट रुको। क्वेश्चन आपके सामने है। कोई सॉल्व कर भी रहा है या हम ऐसे ही बैठे हैं? यस सर, कर रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा जी, अटेंडेंस भी साथ साथ बताते जाएं। एजाजुल हक, दानियाल सलीम, प्रेजेंट सर। शहरयार खान, प्रेजेंट सर। अमाद अहमद, प्रेजेंट सर। काशिफ रज़ाक, एहतशाम हैदर, काशिफ रज़ाक, प्रेजेंट सर। शाम प्रेजेंट सर। सर काशिफ रजाक प्रेजेंट। किधर आए हुए हैं आप लोग? सलमान सईद, प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फ़िकार, प्रेजेंट सर। शाइक, प्रेजेंट। हसनैन अरशद, प्रेजेंट सर। उमर राजा, मोहम्मद उमर राजा, इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनैद खान, यस सर प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, इबुल्ला अरशद, मेहरान नहीं आए हुए, और मोहम्मद उमर राजा। मुहिबुल्लाह प्रेजेंट सर। मुहिबुल्ला आए हुए हैं, ठीक है। मेहरान इकबाल कहाँ है? नहीं है। वहाज नासिर, प्रेजेंट सर। फरियाब आलम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद, प्रेजेंट सर। जाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर। मीर रिजवान, प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। मालिक बासित फराज, प्रेजेंट सर। ये राना मोहम्मद तहसीन कहाँ पे है? ये कौन इनकी प्रेजेंट बोल रहा है? अच्छा, आए हुए हैं, ठीक है। मैं अभी आए मलिक हो? सर मैंने खुद ही बोल लिया है। शाल अहमद, यस सर। खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। जुहैर अहमद फाइज, प्रेजेंट सर। मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद, प्रेजेंट सर।
अब्दुर्रहमान, Present, sir. फैजान महमूद, फैजान महमूद, हसन ज़िया, Present, sir. मुश्तबा हैदर, Present, sir. शेर खान, Present, sir. उसामा अली, Present, sir. असदुल्ला नुमान, Present. शम्स, Nabil Shaikh, sir. नबील शाइक। नबील शाइक कहाँ से आ गए? नबील शाइक की तो हो गई ना? अभी क्यों याद आई है? सर मैं टैग कर गया था। आपकी लग गई है प्रेजेंट। अच्छा जी, कहाँ पे थे? असदुल्ला नुमान, Present. शम्स मुशीर, Present. मोहम्मद साद, Present. उस्मान खालिद, Present, sir. फरहान बदर, Present. बिलावल खान, Present, sir. अली अरशद मुगल, Present, sir. वकार अहमद भुट्टी, Present, sir. और आलिया तसद्दुक। प्रेजेंट सर। सवाल सॉल्व हुआ है अभी तक? Sir 0 to 5 मिला। सर 36,000 to 84,000। जी ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जा रहा है कि ज़ाहिर है मीन प्राइस 60,000 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 12,000 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 75% किस रेंज में आएंगी, तो एक तो आपको डायरेक्टली जो हमने थोड़ी बहुत डेरिवेशंस की हैं चेबिशेव्स थ्योरम की, उससे आपको पता चल जाता है कि 75% के लिए जेड स्कोर जो है वो 2 होना चाहिए, या ना भी पता हो तो जाहिर है कि एटलीस्ट 75% सेल करें। इसका मतलब ये है कि आप 1/1 माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 3/4 कर रहे हैं, 0.75 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 1/z स्क्वेयर 1/4 है, और z आपके पास 2 आ जाता है। ठीक है, ±2 ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपर बाउंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x अपर इज x बार प्लस zs, तो ये आपके पास 60,000 प्लस 2 × 12 यानी कि $84,000 आ जाएगी, और लोअर बाउंड जो है वो मीन माइनस ZS, तो ये आपके पास 36,000 आ जाएगी। ठीक हो गया? अगली क्लास में आप लोगों का क्विज भी है, असाइनमेंट सेशन भी है, तो अगली क्लास से पहले पहले आप लोगों ने असाइनमेंट टीम्स पे जमा भी करवानी है, और जाहिर है कि फिर क्लास के टाइम के दौरान आप लोगों का क्विज और असाइनमेंट सेशन होगा, तो उसके लिए तैयार होके आइएगा। उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं सर क्विज में, टॉपिक्स आज वाले भी इंक्लूडेड है? आज वाले नहीं इंक्लूडेड हैं, जो पिछले 2 वीक्स हैं उनके जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके अंदर स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स, डॉट प्लॉट्स और बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम्स थी। उसके बाद मेजर्स ऑफ लोकेशन, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, जो कुछ अभी तक कवर किया है, और फिर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज की जो हमने बातें की थी, जैसे पिछले 2 वीक्स के अंदर जो कुछ कवर किया है वो सारा इंक्लूडेड है। सही है, तो टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में टाइम पे आए, थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ टॉपिक्स सर असाइनमेंट और क्विज दोनों होंगे? जी दोनों होंगे, देखते हैं, हो सकता है असाइनमेंट सेशन आपका बाद में लूं, क्विज बहरहाल नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, असाइनमेंट कितने लोगों ने अभी तक की है? बाकी सबका छापने का इरादा है? क्योंकि अभी तक एक बंदे ने कहा था कि उन्होंने की है, मेरे ख्याल है मलाइका ने कहा था कि उन्होंने कर ली है। सर आज करेंगे ना, बिजी थे थोड़े। सही सर है, आज कुछ और पेंडिंग असाइनमेंट वगैरह थी, वो जमा कराएंगे, फिर आज करेंगे आपकी। चलें ठीक। फिर दूसरे सब्जेक्ट्स की रिपोर्ट्स भी ऐसे आज करेंगे। आज अगर छापा भी लगाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सवाल समझ के करें, ताकि आप लोगों को भी कुछ समझ आए कि किस तरह से करना है। ठीक है,
तो ओके सर। सही है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्विज के लिए तैयार होके आइएगा। अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस का बता दें 0 to 5 की प्रेजेंट लगी है कि नहीं? 0 to 5 जी प्रेजेंट है। उमर राजा। यस सर, ओके। अल्लाह हाफिज़।